जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको इतिहास की एक सीरीज़ लेके चल रहा हूँ। उसमें मैं पूरा कंप्लीट इतिहास, जो भारत का कंप्लीट इतिहास है, पूरा आपको पढ़ाऊँगा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसमें हर चीज़, हर एंगल से आपको पूरे इतिहास की जानकारी आपको दूँगा। तो जैसा कि पहला सीरीज, अगर आपने पहला लेक्चर मेरा देखा होगा, तो एक भूमिका बनाने की मैंने कोशिश की कि कैसे कैसे आप जो है कि भारत के इतिहास को समझने के लिए उन प्राचीन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप उस समय की चीज़ों को जानोगे तो वर्तमान समय की चीज़ें आप आसानी से जान सकते हो। जैसे अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो उस इतिहास जानने के लिए ज्योग्राफी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, यानी भूगोल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भूगोल की जानकारी आपके पास होगी तो आप ये जान पाओगे कि कब कहाँ कैसे मानव संस्कृतियों ने भारत में अपनी उन संस्कृतियों का उदय हुआ। जैसे आप ये जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। और उसके उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा आप देखोगे तो केथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से दर्रे मिलते हैं भारत में आने के लिए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो दक्षिण भारत है हमारा, तीनों समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है। आप उसके आसपास का एरिया अगर आप देखोगे तो कौन कौन से द्वीप आपको पाए जाते हैं वहाँ पे, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन चीज़ों को आपको ये समझ में आएगा। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखाई देगा, जो आप जैसे ही विंध्याचल पर्वत क्रॉस करते हो, विंध्याचल के नीचे जितना हिस्सा है उसको प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। अब प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। खाड़ी का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। खैर, हम इस समय इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम ये देखेंगे कि कौन सी संस्कृति कब, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उसने खेती करना सीखा, कैसे उसने शिल्प करना सीखा, कैसे उसने जो है बस्तियाँ बसाई, कैसे उसने ग्राम बसाए, कैसे उसने नगर बसाए, कैसे उसने राज्य बसाया, कैसे उसने साम्राज्य बसाया, कैसे जो है कि एक के बाद एक डेवलपमेंट उसका कैसे होता गया। मैंने आपको एक शब्द दिया था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस चीज़ को आप पकड़ के चलिएगा। अगर इतिहास को समझना है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यह शब्द आपके लिए रामबाण साबित होगा। और मैं हर लेक्चर में इसको आपको बताता चलूँगा कैसे जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे आप लोग जो है जानते हो कि जब मानव मानव धीरे धीरे आदि मानव से मानव बनना शुरू हुआ। मैंने आपको बताया था 4.5 अरब वर्ष पहले जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, फिर 3.5 अरब वर्ष पहले जब जीवों की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद आप देखो, मैं अरबों की बात कर रहा हूँ कि अरब ईयर्स, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में जब मानव की, आप आदि मानव की बात करोगे तो आदि मानव महज 3.5 करोड़ वर्ष पहले भारत पर आए। भारत नहीं, पूरे पृथ्वी पर कहीं दिखाई देता है आपको। आप साउथ अफ्रीका को देखोगे, अफ्रीका वाला जो बेल्ट है वहाँ पे देखोगे कि यहाँ से जो है कि मानव कैसे जो है कि सारी चीज़ें एक जगह हुआ करती थी। पृथ्वी के सारे प्लेनेट्स, सॉरी, पृथ्वी के सारे जितने भी वो महाद्वीप है एक हुआ करते थे, जितने द्वीप है एक हुआ करते थे, उसको पेंजिया कहा जाता था। और उसके चारों ओर जल हुआ करता था, उसको पेंथालसा कहते थे। लेकिन दाब और उसकी वजह से जो बल लगा, उसकी वजह से ये जो स्थल वाला भाग था वो टूटा, और बीच में से टूटा, और वहाँ पे जब वो टूटा तो उसमें पानी घुस गया, और जब वो पानी घुसा तो उसको टेथिस सागर कहते थे। फिर और बल लगे और वो क्या हुआ, 7 बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया है। इस प्रकार से 7 महाद्वीप बने हैं, और इन सातों महाद्वीप की अपनी अपनी क्वालिटी है, क्योंकि वो विभिन्न अक्षांशों पे पड़ते हैं, विभिन्न देशांतर पे पड़ते हैं, इस तरह से, और विभिन्न समुद्रों के किनारे पड़ते हैं, विभिन्न। आप देखेंगे कि हर चीज़ें इतिहास को कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो इतिहास को समझने के लिए ज्योग्राफी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज्योग्राफिकल चीज़ों पे भी फोकस करके चलिएगा। जैसे अभी मैं आपसे बोलूँ मध्य एशिया, तो बहुत से लोग जानेंगे ही नहीं कि मध्य एशिया है कहाँ पे। तो पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी तान लगते हैं, जिस भी देश के पीछे तान लगता है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया,
ये जितने भी तान लग रहे हैं ये सब मध्य एशियाई देश हैं। और भारत में अगर सभ्यता की हम बात करें तो धीरे धीरे आर्यन की हम बात करते हैं, क्योंकि आर्य जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने आप को आर्यन मानते हैं, सनातन संस्कृति का मानते हैं। तो जो सनातन संस्कृति है आप देखेंगे मध्य एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। मध्य एशिया से जो आपका वहाँ से जो है भारत की तरफ वो बढ़े हैं। एशिया माइनर आप देखेंगे, तुर्की आप देखेंगे, ईरान देखेंगे, इराक देखेंगे। धीरे धीरे सभ्यता उधर की तरफ से इधर आई है। तो जब सभ्यता वहाँ पे थी पहले, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था रही होगी कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था रही होगी। लेकिन मनुष्य चूंकि जो है खोजी प्रवृत्ति का है, आविष्कार कर रहा है, उसको आवश्यकता है चीज़ों की, तो बार बार आविष्कार करने के लिए वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है चीज़ों को, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपने साथ अपनी संस्कृतियाँ भी लेकर जाएगा। और जो आगे बढ़ेगा, और कुछ लोग हो सकता है पहले से वहाँ रहते हों, कुछ लोग जो है कि पहले पहुँच गए हों, तो उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ होगी। जैसे आर्य जब आए तो आपको दिखाई देगा कि आर्य और आर्यत्तर संस्कृति आपको मिलेगी। दास और दस्यु का कंसेप्ट आपको मिलेगा आर्य संस्कृति में। तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे आपस में ये लड़ाई करते हैं। और मनुष्य हमेशा जो है कि मनुष्य का दुश्मन भी रहा है। अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वो एक दूसरे से लड़ रहा है। मनुष्य ही नहीं, सारे जानवर जब तक उनका पेट नहीं भरता है, जब तक उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तब तक वो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। और उसमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है आपस में लड़ने के लिए। तो किस प्रकार से संस्कृति भारत में आई उसको आपको देखना पड़ेगा। और वो जब आर्य संस्कृति आती है तो कैसे दक्षिण की जो द्रविड़ संस्कृति है, जहाँ पे तमिल बोला जाता है, जहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, वहाँ की संस्कृति से कैसे उसका मेल होता है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, ये सब बहुत लंबे समय में हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर भारत के इतिहास को समझना है तो हर पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप पाषाण काल देखेंगे, पाषाण काल में भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ें आपको पाषाण काल में दिखाई देती हैं। फिर मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे, फिर आप जो है कि देखेंगे नवपाषाण काल में, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, नवपाषाण काल। फिर आप देखेंगे कि खेती करेगा तो उसके साथ साथ बस्तियां बसाएगा, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति यानी धातु की खोज उसने कर लिया है। आप जानते हैं मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की है, सबसे पहले तांबे धातु की खोज की है। अब ये तांबा धातु खोज कैसे हुआ होगा, मैंने आपसे बोला कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपसे कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस प्रकार से उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। जब वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है और उसको आग में पका रहा है, तो आप जानते हैं जितने भी धातुएं हैं, सारी धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, सारी धातुएं अयस्क के रूप में, ओर के रूप में इस जमीन में पाई जाती हैं और मिट्टी में पाई जाती हैं। यानी मनुष्य क्या कर रहा है, उस मिट्टी का जिसमें वो ओर पाया जाता है, जिसमें वो धातु पाई जाती है, उसने क्या किया, बर्तन बनाया। अब जब उसने बर्तन ये बनाया तो उसको जब वो आग में पका रहा है, तो आप धातु की एक क्वालिटी जानते हो कि अगर उसको एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाए तो वो धातु पिघल जाएगी, चाहे वो लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कोई भी धातु की आप परिभाषा जानते होंगे, 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो वो पिघलेगी। जब मनुष्य ने क्या किया कि बर्तन बनाया उस मिट्टी का जिसमें वो धातु थी अयस्क के रूप में, और जब उसको निश्चित ताप पे पकाया तो वो धातु क्या हुई, पिघल के अलग हुई। और जब वो धातु ठंडी हुई तो मनुष्य ने देखा कि ये मिट्टी से भी ज़्यादा मजबूत है, मिट्टी से भी वो ज़्यादा मजबूत है। इस प्रकार क्या हुआ, धातु की खोज हुई। अब धातु की खोज हो गई, यानी वो वाली मिट्टी उसको मिल गई। अब उसने क्या किया, उस मिट्टी के बर्तन, उस धातु के बर्तन बनाना शुरू किया। और सबसे पहला वो धातु कौन था, तांबा धातु था। और ये धातु क्या थी कि धातु मिट्टी से काफ़ी मजबूत थी। आप तांबे का बर्तन उठा लीजिए, मिट्टी का बर्तन उठा लीजिए। बाद में मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य देखो प्रयोगशील भी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य प्रयोगशील भी है, प्रयोग कर रहा है।
बाद में और धातुओं की खोज हुई तो धातुओं को आपस में मिला रहा है, तो तांबा के साथ उसने जिंक मिला दिया। तांबा और जिंक मिलके क्या हो गया? कांसा बन गया। कांस्य युगीन संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, वो तांबे से भी मजबूत है। फिर उसके बाद आप आएंगे, आपने नवपाषाण काल देखा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति देखा। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, ये सब बताएंगे एक के बाद एक। सारे लेक्चर में आप देखेंगे, इतिहास की इतनी परतें खोलूंगा कि इतिहास आपको खिलौना लगेगा। इतिहास आपको खिलौना लगेगा। ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो ज्योग्राफी आपको खिलौना लगेगी। पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी आपको खिलौना लगेगी। इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी खिलौना लगेगी। बस इतना है, मेरे साथ कल्पना करते चलिए, चीजों को सोचिए, चीजों को देखिए आप। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति देखा, फिर उसके बाद हड़प्पा संस्कृति देखा। ये जो हड़प्पा संस्कृति है, वहां पे आप देखेंगे नगरी सभ्यता आपको दिखाई देगी। और नगर कभी भी कोई भी सिटी, कोई भी नगर एकाएक नहीं बनता है। उसके पीछे अधिशेष जब तक नहीं होगा, यानी सरप्लस उत्पादन जब तक नहीं होगा, तब तक नगर बनेगा ही नहीं। यानी उस नगरी सभ्यता को बसाने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति रही होगी, जो अनाज उत्पादन करके, आज भी आप देखो शहरों की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है। गांव में जो अनाज उत्पादित होता है उसी के भरोसे शहरों की अर्थव्यवस्था चलती है। जो शहर वाले सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं, सुबह मैगी खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये क्या किससे बन रहा है? मिट्टी से बन रहा है? नहीं, ये सब अनाज से बन रहा है। और ये अनाज आ कहाँ से रहा है? ये सारे अनाज गांव से आ रहा है। यानी हड़प्पा सभ्यता अगर बनी तो उसके पीछे अधिशेष का बहुत महत्व था, सरप्लस उत्पादन का। सरप्लस उत्पादन क्या होता है? सरप्लस उत्पादन वो होता है जो अपने खाने से ज़्यादा हो। यानी हमारे जो खाने की जो आवश्यकता है 1 कुंटल की है, और हमने जो है 2 कुंटल उत्पादित किया, तो 1 कुंटल अपने लिए रखेंगे, 1 कुंटल हम जो है बेच देंगे। इसी को सरप्लस कहा जाएगा। तो हड़प्पा की जो 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी नहीं है। इतनी बड़ी वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको बोलते हैं, इतनी बड़ी सभ्यता जो नगरी सभ्यता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरप्लस उत्पादन का रोल रहा है। और वो सरप्लस उत्पादन एकाएक नहीं हुआ। 8,000 9,000 वर्ष पहले, 8,000 9,000 10,000 वर्ष पहले अभी खेती की शुरुआत हुई है। और हड़प्पा सभ्यता आपकी कितनी है? 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले की। यानी इन 5-6 हज़ार सालों में हमने इतना उत्पादन करना शुरू कर दिया था कि हम और लोगों को खिला सकते थे। 5,000 साल कम नहीं होता है मानव के जीवन में। अभी आप देखिए 20 साल पहले, 10 साल पहले किस प्रकार की चीज़ें थी और एकाएक चीज़ें बदली। पहले आप मुझे जानते नहीं थे, लेकिन आप जो है कि दूर कहीं हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर बैठे होंगे और आप मुझे देख। अभी 2010 से पहले आम आदमी ये कल्पना नहीं करता था, टीवी के माध्यम से देखता था, लेकिन आम आदमी कि हमें भी कोई लाखों किलोमीटर दूर जाके देख सकता है। कितनी तेजी से इस 10 साल में बदला है। और आने वाला जो 10 साल है, ये तो और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी कब्जा कर रही है चीज़ों पे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरी तरह से तो चीज़ें किस तरह से तेज़ी से बदल रही है। तो 5,000 साल में बहुत सी चीज़ें बदली। मनुष्य ने घर बनाना सीख लिया, शिल्पी कर्म करना सीख लिया, रहना वहाँ पे सीख लिया, अनाज उत्पादन करना सीख लिया, उसको स्टोर करना सीख लिया, तमाम तरह की चीज़ें बनाना सीख लिया, ग्राम बनाया उसने, नगर बनाए, फिर जो है कि राज्य बनाए, जन बनाया, जनपद बनाया, महाजनपद बनाया, राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया। ये सब एकाएक नहीं हुआ है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया उस समय भले धीमी थी, लेकिन वर्तमान समय में और तेजी से बढ़ रही है। एक मूवी है, आप लोग देखिएगा कभी भी मौका मिले, हाथी मेरे साथी।
राजेश खन्ना वाली भी बहुत अच्छी है, वो पुरानी मूवी है। राणा दुग्गुवती की है, साउथ इंडिया की मूवी है। उसमें किस प्रकार से जंगलों को काट के टाउनशिप बनाया जा रहा है। अभी एक हाल ही में कितनी सही रिपोर्ट है, कितनी गलत रिपोर्ट है, मैं इस पे जो है कि नहीं देखा हूँ। काजीरंगा में सुनने में आया अडानी ग्रुप का कोई टाउनशिप बनने जा रहा है। यानी मनुष्य क्या है, अपना विनाश खुद ही कर रहा है, जंगलों को छोड़ना नहीं चाह रहा। इस बार ग्लोबल वार्मिंग का असर आप लोगों ने देखा होगा, टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आपका टेम्परेचर 37.5 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 52.5 डिग्री। कुछ दिन में इंसान इस गर्मी से पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों को अपने काट दे रहा है, अपने वृक्षों को काट दे रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां इतना चीज़ें बहुत तेज़ी से काट रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा कि किस तरह से आप अपना विनाश कर रहे हैं। तो जब आप क्रमिक रूप से इतिहास को देखोगे, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति में आप देखोगे जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, ये फिर से ग्रामीण संस्कृति बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश होता है, उसके जस्ट बाद आपको वैदिक संस्कृति दिखाई देगी। 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल, 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, बुद्ध काल, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। और फिर उसके बाद बनेगा भारत का पहला साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य। और ये भारत में 2 बार ऐसा हुआ है कि आपको राजनीतिक एकता, भारत के प्राचीन इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है कि राजनीतिक एकता पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुत बड़ी दिखाई दे। उस समय चक्रवर्ती सम्राट की एक कल्पना आई, चक्रवर्ती सम्राट जो चारों दिशाओं में राज करता हो। अशोक को देखो, अशोक का साम्राज्य अब तक का भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य आप देखेंगे उत्तर भारत से लेकर अगर दक्षिणोत्तर भारत को 3-4 राज्यों को छोड़ दें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के राज्यों को अगर हम छोड़ दें, तो पूरे भारत पे उसका कब्जा था। और उधर ईरान, इराक तक उसका कब्जा था, अशोक का साम्राज्य। फिर 400-500 साल बीतता है, समुद्रगुप्त, उसका शासन भी पूरे दक्षिण भारत तक जाता है। फिर आप देखोगे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य सम्राट है, वो उत्तर के हर्षवर्धन को हराता है, जो उत्तर का अधिपति था। और उत्तर दक्षिण मैंने आपको बताया है, जो विंध्याचल पर्वत है उसी से उत्तर दक्षिण आप बांटते हैं। विंध्याचल पर्वत के नीचे दक्षिण भारत का दक्षिणी हिस्सा, और विंध्याचल पर्वत के उत्तर उत्तरी भारत। गंगा का मैदान, सिंधु सतलज, गंगा ब्रह्मपुत्र, भारत का हार्ट, भारत का हृदय स्थल। वहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से धीरे धीरे वैदिक संस्कृति यानी आर्यन संस्कृति आगे बढ़ती है। और ये आर्यन संस्कृति कैसे दक्षिण भारत पहुँचती है, और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ संस्कृति है, द्रविड़ संस्कृति, वो जो है उत्तर भारत में कैसे आती है, यह आपको प्राचीन भारत में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब विदेशियों से हमारा संपर्क होता है तो विदेशी भी हमारी राजनीतिक एकता को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ससानी साम्राज्य, ईरान, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे और सिंधु के पार की जो जमीन थी उसको हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान बोल, आपसे पूछा जाता था यूनानी भारत को क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। ससानी भारत को क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, हिंदू। भारत के कई नामों से, भारत एक ऐसा देश है जिसको कई नामों से बुलाया जाता है। आर्यावर्त, आर्यों की वजह से, ब्रह्मव्रत, आर्यों की वजह से, भरत, भारत, जो आर्यन की एक जो है कबीला था, उसके आधार पे पूरा भारत अपने आप को भारत कहता है। हम भरत की संतति है, उनकी संतान है, भरत कबीले की। तो फिर उसके बाद जम्बूद्वीप बौद्ध काल में, हिंदुस्तान, इंडिया, 7-8 नाम है भारत के।
और दक्षिण में जो हमारा हिंद महासागर है, रत्नों की खान, रत्नाकर उसको बोला जाता है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल। भारत में कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे भारत पे एक साम्राज्य का कब्जा हुआ है, फिर भारत जो है टूटता है। ये ऐसा चलता रहता है। मध्यकालीन भारत में भी देखेंगे, आधुनिक भारत में भी देखेंगे, एक बार पूरे भारत पे कब्जा होगा फिर टूटेगा। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में फिर जो है भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है। अलग अलग जो है राज्यों पे अलग अलग राज्य शासन यहाँ पे कर रहे हैं। कहीं सातवाहन दिखेंगे, कहीं शक दिखेंगे, कहीं हूण दिखेंगे, कहीं अलग अलग विदेशी आक्रांता भी आपको दिखेंगे यहाँ। फिर उसके बाद आप गुप्त काल देखोगे, फिर से भारत एक होता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल देखोगे, फिर से भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। फिर हर्षवर्धन का काल देखोगे, फिर राजपूत काल देखोगे, भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। दक्षिण भारत में जाओगे, संगम साहित्य देखोगे, चोल चेर पांड्या को देखोगे, विजयनगर साम्राज्य देखोगे, बहमनी साम्राज्य देखोगे। फिर भारत में, उत्तर भारत में आओ, उत्तर भारत में फिर मुस्लिमों का आक्रमण होगा। पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर के साथ, सिंध प्रांत। फिर उसके बाद आप मुस्लिम धीरे धीरे भारत में आए हैं। एकाएक तो आक्रमण हुआ है 712 ईस्वी में। बताऊंगा किस तरह से जो है कि चीज़ें हुई है। 712 ईस्वी। फिर महमूद गजनबी का आक्रमण, 17 बार आक्रमण महमूद गजनबी का। फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। उसमें 5 साम्राज्यों को आप देखोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। फिर मुगल काल देखोगे 1526 से लेकर 1857 ईस्वी। इसी बीच में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत में। तो इतिहास को समझने के लिए क्रमिक रूप से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ की भाषाओं को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति को आपको समझने के लिए हर एंगल से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब आप इतिहास समझ पाओगे। किस प्रकार से राजनीति की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से धार्मिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। और विज्ञान तो हमेशा रहा है भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में विज्ञान हमेशा रहा है। उस विज्ञान को समझने के लिए आपको वो वाली दृष्टि होनी चाहिए, तभी आप उस विज्ञान को समझ पाओगे। तो एक कैंडिडेट होने के नाते आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पढ़ाई बोझिल नहीं है। अगर यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी के लिए 12 से 15-18 महीने का समय आपको निकालना पड़ेगा और भटकाव से बचना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 12 महीने आपको देना ही पड़ेगा। अगर नए कैंडिडेट हो 15 महीने आपको देना ही पड़ेगा। या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 6 से 8 महीने उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। चीज़ें आसान नहीं हैं और बहुत आसान भी है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि सीटें कम आती हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं, और आसान इसलिए है कि मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे भटके हुए, उन्हें कोचिंग वाला भटका देता है, वो यूट्यूब वाला भटका देता है। क्योंकि कोचिंग वाला क्या करता है, उसको अपनी दुकान चलानी है। यूट्यूब वालों का क्या है, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, तो आप भटकोगे ही। अगर आप भटकाव से बच गए तो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम कुछ किताबें पढ़कर ही आप निकाल सकते हो। करंट अफेयर्स जोड़ना सीख गए उसके साथ खुद, लेकिन
आप 2 घंटे की कोचिंग लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, 8 घंटे की जो कोचिंग लेगा उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 8 घंटे की जो कोचिंग लेगा, चाहे कितनों भी महान टीचर के यहाँ से ले रहा हो, जो अवतरित अपने आप को बताते हैं, जो BMW से उतरते हैं, फॉर्च्यूनर से उतरते हैं, पोर्श से उतरते हैं, किसी से भी उतरते हों, अगर 8 घंटे की क्लास अगर आप ले रहे हो अपने जीवन में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग का मतलब क्या होता है? आपको गाइड करना, आपको एक रास्ता बताना। 2 घंटे आप कोच के साथ समय बिताए और 22 घंटा अपने साथ बिताए, आप देखिए आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। गारंटी देता हूँ होता है। जिसको आप सेल्फ स्टडी कहते हो वो यही होता है। टीचर को बस क्या करिए, उससे हेल्प लीजिए सब्जेक्ट को समझने में। 5 बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, 5 बेसिक सब्जेक्ट। इस पे जिसने कमांड कर लिया तो इससे जुड़े हुए और जो सब्जेक्ट हैं उस पे आपकी कमांड हो जाएगी अपने आप। करंट अफेयर से जोड़ोगे चीज़ों को तो 5 बेसिक सब्जेक्ट, बाकी करंट अफेयर से जोड़ के आप IR तैयार कर सकते हो इन सब्जेक्ट के साथ। आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तैयार कर सकते हो, आप कल्चर तैयार कर सकते हो, आप डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार कर सकते हो, आप इथिक्स का पोर्शन तैयार कर सकते हो, कोई भी चीज़, एवरीथिंग। लेकिन टीचर आपको नहीं बताता है, क्योंकि टीचर को आपको की दुकान अपनी चलानी है और मुझे अपनी दुकान नहीं चलानी है। मुझे आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। अगर जिसको पसंद आता है वो लेगा, नहीं पसंद आता है तो भैया पूरी मार्केट पड़ी है, 10-10 हज़ार करोड़ के लोग मालिक हैं, आप उनके पास जा सकते हो। 1200 बच्चों का बैच चलता है, उसमें जाके आप कोच, जिससे आप जो है 1 मिनट बात नहीं कर सकते हो टीचर से, वो क्या आपका कोच बनेगा जी? क्या आपका कोच बनेगा? पढ़ाई बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप टीचर के संपर्क में नहीं रहोगे, अपने कोच के संपर्क में नहीं रहोगे, क्या आपका सिलेक्शन होगा? आप भी बेवकूफ़ हो और वो तो बेवकूफ़ बना ही रहा है। तो इतिहास को मैं इतना आसान बना दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, लेकिन मेरे साथ आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा। पेड कोर्स भी जो है शुरू करूंगा, कुछ महज कुछ 100 रुपये 200 रुपये का चार्ज रख के। ऑफलाइन में सुपर 30 की चीज़ें मैं शुरू करूंगा, उसमें मात्र मेरे साथ 30 बच्चा जो है एक बैच में जुड़ेगा। ऐसे 4-5 बैच बनाऊंगा मैं, जिसको पसंद होगा वो जुड़ेगा, जिसको सिलेक्शन लेना हो। और ये टारगेट रखूंगा कि मेरे हर बैच से कम 50% से ज़्यादा सिलेक्शन हो, यानी 30 में से 15 से 20 सिलेक्शन हो, और वो उसी बच्चे का होगा जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा, मेहनत अपने खुद करेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूं कि क्षमता सबके अंदर होती है, बस निखारने की ज़रूरत होती है। क्षमता सबके अंदर होती है, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से कल जो है हिस्ट्री का 3रा लेक्चर लेकर, और उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से इतिहास आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। और जो आप लोग फैक्ट की बात करते हो कि फैक्ट हमें तैयार, फैक्ट तो जो है चुटकियों में तैयार होंगे, दिमाग में कहानी के रूप में इतिहास बैठेगा और फैक्ट जो है तैयार होता जाएगा। मिलता हूं आप लोगों से। जय हिंद।